तो सुल्तान फनी बॉय में आप लोग का स्वागत है। मैं क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ा रहा था, जो कि पार्ट 2 तक कंप्लीट कर चुका हूं, और ये पार्ट 3 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का पार्ट 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान रहा था। ठीक है, आइए देखते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान रहा था। इन्होंने इटली और जर्मनी को भौगोलिक परिधियों से बाहर करके वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। यानी कहने का मतलब ये है कि निरंकुशवादी शासक जो थे, यानी जो घोर प्रतिक्रियावादी शासक जो थे, उनकी सत्ता से बाहर निकालने का कार्य किया। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक सत्ता दिलाने का मतलब यही है। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रता की सिद्धांत को जन्म दिया। इस तरह नेपोलियन ने आम जनता को जगाने का कार्य किया और इटली और जर्मनी को एक करने का काम किया। और 300 जो छोटे छोटे राज्य थे, इटली जो 300 राज्यों में बटा हुआ था, उसको 39 राज्यों में कन्वर्ट कर दिया तथा 1806 ईस्वी में जर्मन राइन संघ की स्थापना की। देखते हैं क्या है 17 नंबर का। मेजिनी कौन था। मेजिनी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। ठीक है, तो मेजिनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ठीक, देखिए मेजिनी जो था एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक था। ठीक है, इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था, जिसका समर्थन तमाम जनता ने की। यहाँ आगे देखिए एक क्वेश्चन बन रहा है कि 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया। तो 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया था। ठीक है, किसने यंग इटली का स्थापना किसने किया? ये मेजिनी ने किया था। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो यंग यूरोप की भी स्थापना मेजिनी ने किया 1834 में, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। तो सवाल यह है कि मेजिनी कौन था? तो मेजिनी यही था कि एक कर्मठ कार्यकर्ता तथा लेखक तथा एक दार्शनिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर कौन था? ठीक है, देखिए काउंट काबूर जो था एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी व्यक्ति था, जो निरंकुशवादी का पक्का विरोधी था। ठीक है, निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था। यह जानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। और ऑस्ट्रिया एक देश है और वहाँ 1815 से 1818 ईस्वी तक जो है सो मेटरनिक राजा था। ठीक है, तो वो उसका विरोधी था। ठीक है, तो इसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, यानी मेटरनिक को हराने के लिए, इसने फ्रांस से दोस्ती कर ली, जबकि फ्रांस पहले से ही ऑस्ट्रिया का पक्का मित्र था। जो काउंट काबूर जो था, ये इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में विकास करना चाहता था, लेकिन उसने इटली की समस्या को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। देखिए काउंट काबूर जो था बहुत बढ़िया व्यक्ति था। ठीक है, वो 1861 में जाके इटली का एकीकरण के बाद प्रधानमंत्री भी बना, लेकिन वो 3 महीने के लिए ही बना और वह मर गया। और वह आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इटली के 3 विभूति कौन है? देखिए इसका आंसर बहुत लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार 10 के एग्जाम में आता है। और तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो मेजनी के लिए आत्मा, काबूर यानी काउंट काबूर के लिए बुद्धि, और गौरीवाल्डी के लिए तलवार, और अपवाद में विक्टर के लिए पूरा शरीर। ठीक है, ये इटली के 3 विभूति हैं। ठीक है, मेजनी के लिए आत्मा, काउंट काबूर के लिए बुद्धि, गौरीवाल्डी के लिए तलवार, अपवाद में विक्टर के लिए पूरा शरीर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वां नंबर का क्वेश्चन क्या है। रक्त एवं लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? देखिए रक्त एवं लौह का नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, रक्त और लौह का नीति का प्रतिपादन कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। यह पर्सा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। ठीक है, बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना? 1862 ईस्वी में। ठीक है, इसका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा, ठीक है, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन करना होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिस्मार्क कौन था? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए बिस्मार्क कौन था उसके बारे में जानते हैं। तो यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था जो हिगेल के विचारों से प्रभावित था। ठीक है, यह राजतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश, कट्टरवादी तथा उदारवादी आदि के समर्थक था। ठीक है, इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया। ठीक है, तो जैसा कि ये बोल रहा था कि जर्मनी का इटली का एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन करना पड़ेगा, उसने ऐसे ही किया। ठीक है, तो पर्सा का जो शासक था, जो पहले का शासक था, विलियम प्रथम, यह जानता था कि जब तक कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया पूरी तरह से पराजित नहीं कर दिया जाता, तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। ठीक है, यह ऐसा सोचता था विलियम प्रथम, जो पर्सा का पहले जो शासक था। ठीक है, यह ऐसा सोचता था। तो और यह भी सोचता था कि यह काम बिस्मार्क के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा है? ठीक है, आइए देखते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान रहा। देखिए जैसे कि पहले सोचता था पर्सा का जो पहले का जो शासक है, वो सोचता था कि ये काम बिस्मार्क ही कर सकता है,
इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो आइए देखते हैं कि बिस्मार्क ने क्या किया। तो बिस्मार्क जब से वह पर्सा का चांसलर बना तब से इसका मुख्य उद्देश्य यही बन गया कि जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना है। इसके लिए चाहे मुझे आंतरिक या बाह्य युद्ध क्यों न लड़ना पड़े, ठीक है, आंतरिक या बाह्य युद्ध क्यों न लड़ना पड़े, मुझे ऑस्ट्रिया से जर्मन से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना, ठीक है। तो इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। इसने इसने कौन सा नीति अपनाया था? रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। इसका कथन था कि भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा, मतलब भाषण देने से कुछ नहीं होगा। जर्मनी का एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन करना होगा, जिसमें सेना में देखिए विशाल सेना संगठन करने के बाद सेना के लिए इसने उत्तम भोजन का प्रबंध किया, प्लस में उत्तम सुविधा दिया सेना को, तथा सही समय पर वेतन भी दिया, ठीक है। और देखिए इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर लिया। दोस्ती करने के बाद यह 3 युद्ध भी लड़ा। तो देखते हैं वह कौन कौन सा युद्ध लड़ा। देखिए सबसे पहले उसने डेनमार्क से युद्ध लड़ा 1864 ईस्वी में, ठीक है। यह युद्ध राज्य या क्षेत्र को लेकर हुआ था, जिसमें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर किया था, ठीक है। इसमें पर्सा को सोल्सबिंग तथा ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला, ठीक है। पर्सा को सोल्सबिंग तथा ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला, ठीक है, इस युद्ध में। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड युद्ध किससे लड़ा? सेकंड युद्ध ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ा 1866 में, ठीक है। तो इस युद्ध में पर्सा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया, ठीक है। तो पर्सा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरीके से हरा दिया। और तीसरा नंबर देखते हैं वह किससे युद्ध लड़ा? फ्रांस पर्सा का युद्ध, यानी वह फ्रांस के साथ लड़ा। तो यह युद्ध सोडोवा के मैदान में लड़ा गया स्पेन की राजगद्दी को लेकर, ठीक है। तो स्पेन की राजगद्दी को लेकर लड़ा गया फ्रांस में, ठीक है। तो इस युद्ध में भी ऑस्ट्रिया फ्रांस की बुरी तरीके से हार हो गई, ठीक है। और अंततः बिस्मार्क ने पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल कर रख दिया। देखिए यहाँ बिस्मार्क की पॉलिटिक्स, पहले तो इसने ऑस्ट्रिया से दोस्ती किया, फिर फ्रांस से दोस्ती किया, फिर उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया से ही युद्ध लड़ गया, उसके बाद फ्रांस से ही युद्ध लड़ गया, इसे कहते हैं फुल पॉलिटिक्स। ये सब किया उसने इटली और जर्मनी का एकीकरण के लिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्या लिख रहा है 23वां नंबर का क्वेश्चन, जालबेरिन क्या है? तो देखिए जालबेरिन क्या है, यह एक प्रकार की व्यापारिक संस्था है, ठीक है, जिसका निर्माण 1834 ईस्वी में किया गया था और जर्मनी 1840 ईस्वी में इसका सदस्य बन गया, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गैरीबाल्डी के कार्यों को लिखे, ठीक है, यानी गैरीबाल्डी अपने जीवन में क्या किया वो लिखना है, ठीक है। तो देखिए गैरीबाल्डी अपने जीवन में क्या किया। तो 1860 ईस्वी तक इटली एक संगठित क्षेत्र बन चुका था, ठीक है। लेकिन इटली का कुछ क्षेत्र जैसे सिसिली, नेप्सल्स, ये सब क्षेत्र पर जो है सो गैरीबाल्डी जोश खरोश के साथ अधिकार करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो गैरीबाल्डी तो यह एक पेशे से नाविक था, ठीक है, और यह मेजनी का समर्थक था, ठीक है, और मेजनी का सपना पूरा करना चाहता था। इन्होंने अपने सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन भी किया था, ठीक है। तो इसने 1862 ईस्वी में रोम पर भी आक्रमण किया, ठीक है। और इसका जब रोम पर आक्रमण किया 1862 ईस्वी में, तो इसका विरोध काउंट काबुर ने किया और अंततः जीता हुआ जो सारा क्षेत्र जो है सो विक्टर को सौंप दिया, जो इटली का शासक था, ठीक है। तो गैरीबाल्डी जो है सो मेजनी का सपना पूरा करने के लिए सेना का गठन भी किया। उसके बाद उसने रोम पर आक्रमण भी किया, लेकिन काउंट काबुर ने उसका विरोध कर दिया। जब काउंट काबुर ने उसका विरोध कर दिया तो जो भी क्षेत्र जो गैरीबाल्डी जीता, वो इटली का जो शासक था विक्टर, उसको वह सारा क्षेत्र सौंप दिया और खुद एक साधारण किसान की ज़िंदगी जीने लगा, ठीक है, साधारण किसान के रूप में जीवन बिताने लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां नंबर, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।